उसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी बुक में पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चार्ज एंड फील्ड हमारा जो पहला टॉपिक है मेरे भाई, जो हमारा पहला टॉपिक है उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। वो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे टॉपिक का नाम है। जब हम स्टेशनरी चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, अब किसके बारे में? स्टेशनरी चार्ज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इट मीन्स स्टेशनरी चार्ज क्या हो? एट रेस्ट। किस में हो? रेस्ट में हो। तो रेस्ट चार्ज क्या इफेक्ट लाता है? रेस्ट चार्ज एक फोर्स क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना सकता है। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का नाम उसको देते हैं फर्स्ट यूनिट को। और पोटेंशियल, सो मेनी ऑल द एक्टिविटीज इन चार्जेस ऑफ या इन दिस चैप्टर। ओके, देन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो कहा जा रहा है या जिसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, वो कह रहा है कि जब हमें किसी बॉडी को दे दिया जाए, क्या? जब हमें किसी बॉडी को दे दिया जाए, हमें कोई बॉडी दे दिया जाए और उसमें कहा जाए कि बताइए इस बॉडी पे क्या किस या कितना चार्जेस है, मैग्नीट्यूड एंड टाइप्स ऑफ चार्ज। तो हम कहते हैं कि सर अगर हमें किसी बॉडी पर चार्ज को फाइंड करना हो, क्या करना हो? किसी बॉडी पे कितना चार्ज है अगर उसे हमें फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं? हमारा पेज नंबर एनसीईआरटी में 7 पेज पर दिया गया है, इंडक्शन ऑफ चार्ज, चार्जिंग इंडक्शन दिया गया है। उसमें बताया गया है कि हमारे पास 2 पीच बॉल हो, एनसीईआरटी में बेटा 2 पीच बॉल हो, ओके, और उसे हम स्टैंड के साथ रख दें और हम कहते हैं इन दोनों में क्या है? चार्जेस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जब हम एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं और सपोज करो इस बॉडी में प्लस चार्ज हैं, तो ये क्या करता है? जब हम इसके पास लेके जाते हैं और तो यह क्या करता है? यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इट मीन्स अलग अलग कर देता है। वो क्या करता है? सेम टाइप के चार्ज को रिपल करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को इसमें भेजने लगता है, इसमें भेजने लगता है, और निगेटिव चार्ज को इस डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव वाला निगेटिव को अट्रैक्ट करने लगता है इस डायरेक्शन में। और हम कहते हैं जब हमारे पास कोई बॉडी हो और वह चार्ज है या नहीं है, इसे अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना हो तो हम इंडक्शन ऑफ चार्जिंग मेथड से बॉडी को चार्ज करते हैं। और यह चार्जिंग का जो इंडक्शन ऑफ चार्जिंग होता है वो कितने टाइप से होता है? एक कॉन्टैक्ट से होता है, एक इन कॉन्टैक्ट से होता है। तो हम इसको स्टडी करते हैं अपने चैप्टर में, जो कि मेरा क्लास 12th का चैप्टर है फर्स्ट, जिसमें पेज नंबर 7 पे आपको दिया गया है। क्या दिया गया है पेज नंबर 7 पे बेटा? वहाँ पे देखिए 6 और 7 पे दिया गया है। वो कहता है कि अगर हमें किसी बॉडी में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम एक मतलब टेस्ट चार्ज लेके जाते हैं या चार्ज बॉडीज को उस पीच बॉल के पास लेके जाते हैं, और उनके पास पहुंचने से पहले इनके पास एक फील्ड होता है, इस चार्ज के पास एक फील्ड होता है जो कि फोर्स क्रिएट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 चार्जेस आपस में फोर्स लगा सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। और यह न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। क्या? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है, जिसे एक्सपेरिमेंटल में किन्होंने बताया था? एक्सपेरिमेंटल करके कौन बताया था बेटा? कूलम्ब्स, जो कि एक मिलिट्री इंजीनियर थे। कौन थे वो एक मिलिट्री इंजीनियर थे। उन्होंने मिलिट्री इंजीनियरिंग, जब वो मिलिट्री में थे
और वहाँ पे जब उन्होंने अपना जो भी वर्किंग कर रहे थे एज ए इंजीनियर पोस्ट में थे, लेफ्टिनेंट कमीशन बोलते हैं शायद उसे। फिर उन्होंने जब वहाँ से उनकी रिटायरमेंट हुआ तो घर आकर के अपना एक छोटा सा लैब बनाया जो कि एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। कुलाम्स लॉ जो कि पेज नंबर आपका 11 पे है, 11 पे है। जब आप लोग वहाँ पे पढ़ोगे वहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, वहाँ पे दिया गया यह है कि जब उन्होंने देखा कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स फोर्स था, जो न्यूटन का फोर्स था ग्रेविटेशन वाला, उन्होंने उसमें देखा कि जब हम बॉडीज को एक दूसरे के डिस्टेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तब उन्होंने बताया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, बेटा ध्यान से सुनना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड is inversely proportional to 1/r² and the product of the gravitational force is directly proportional to product of मास m1 एंड m2 के बराबर था। उन्होंने देखा कि यही रूल फॉलो हो रहा था चार्ज में, किसमें बेटा, फोर्स ऑफ चार्ज, जिसे हम क्यू कह सकते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम लेते हैं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो वो अभी प्रोपोर्शनल था 1/r² के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 और Q2 के इक्वली था। तो उन्होंने बताया कि सिमिलर जो हमारा ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है, और यह जो एक्ट करता है यह हमारे नेचर में होता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि जब हम दो चार्जेस के बीच के सेपरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं या मैग्नीट्यूड को कम या ज़्यादा करते हैं, तब उसमें फोर्स में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है। और वहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है वो कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज होता है, वह हम स्टडी करते हैं स्टेशनरी, क्या बेटा, स्टेशनरी चार्ज में स्टडी करते हैं। लेकिन जो इफेक्ट ऑफ फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वह हमारा वेक्टर होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा बहुत अच्छी चीजें हैं वेक्टर क्वांटिटी, बट चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका जो फील्ड है, फील्ड ऑफ डायरेक्शन एज अ चार्ज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और हमें जो हम स्टडी करते हैं या जिसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हम एनालिसिस करते हैं, वह बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए और उसे हमें इंटरेक्ट करना चाहिए। तो आइए हम लोग कोर्स से, हमने आपको इंट्रो थोड़ा सा दे दिया, उन्होंने इस तरह से बताया था, और उन्होंने यह भी बताया था कि जो हमारा फोर्स होता है अगर हम उनको साथ में लिखते हैं तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² into r कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ r। इट मीन्स दो चार्जेस को जब हम r डिस्टेंस पे रखते हैं, Q1 चार्ज के द्वारा Q2 पर जो फोर्स लगता है F21, और Q2 के द्वारा Q1 पर जो फोर्स लगता है वो F12 होता है, और यही हमारा आर कैप, इट मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ आर रिप्रेजेंट करता है। इसको लिखना या ना लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। अब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे बात आती है कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब कांस्टेंट तो लोग कहते हैं, लेकिन है एक्चुअली में क्या, आइए हम आपको फील कराते हैं। वो कहते हैं कि जब हम किसी चार्ज को स्टेशनरी रखते हैं तो इसके चारों तरफ बहुत अच्छे से देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक
ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती रहती है। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से निकलती रहती है, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है इसलिए बाहर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। जब हम कोई पॉइंट चार्ज इसके कांटेक्ट में या इस फील्ड के कांटेक्ट में लाते हैं किसी पॉइंट चार्ज को, तो हम एक डायरेक्शन से लाते हैं और वो डायरेक्शन, सपोज करो कि मैं इस डायरेक्शन से यहाँ पे ला रहा हूँ, तो एक लाइन हमें पता है सर, एक लाइन पाई के बराबर होता है, तो 1 2 3 4 डायरेक्शंस हैं, इट मीन्स 4 पाई हो जाएगा। बेटा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, आप लोग समझने क्या वाले हो कि एक ही डायरेक्शन से आ रहा है तो मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 पाई। इफेक्ट ऑफ फील्ड इज अ क्यू पॉइंट चार्ज, देन द एप्सिलॉन नॉट इज अ मीडियम ऑफ दिस सेपरेशन ऑफ दिस सेपरेशन, ओके, दिस पॉइंट ऑफ एंड दिस पॉइंट। इसीलिए हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट हमारा मीडियम होता है, बट 1/4 पाई जो होता है वो डिसाइड करता है कि जो जिस भी डायरेक्शन में आ रहा है 1/4 पाई, क्योंकि 4 ही डायरेक्शन होते हैं तो 4 ही डायरेक्शन से ही आ सकता है चार्ज, कहीं और से नहीं आ सकता, ओके। तो हमारा 1/4 पाई का यह एक्सप्लेनेशन था बेटा, इसे बहुत ज़रूरी था जानना, जो कि हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए यहाँ से आपको यूनिट बताना हो, डायमेंशन बताना हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो आप कहोगे सर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को यहीं रहने दो, इसको इस तरफ कर दे, इट मीन्स इस पूरे टर्म को यहीं रहने दो, इसे इस तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा सर F फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई सर Q1 Q2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसका फोर्स होता है यूनिट, इट मीन्स न्यूटन होता है, तो न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2, Q का जो डायमेंशन होता है 80 होता है, और यहाँ पे Q1 Q2 मतलब 80 का स्क्वायर, इट मीन्स A स्क्वायर और T का स्क्वायर, यह इसका यूनिट हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे आप कूलाम लिखोगे क्योंकि ये हमारा डायमेंशन हमने लिख दिया बेटा, डायमेंशन लिख दिया था, ये यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कूलाम स्क्वायर, ओके। अब हमें डायमेंशन निकालना हो, एक इसका यूनिट आ गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ गया। अब हमें डायमेंशन निकालना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, क्या है, न्यूटन का डायमेंशन बेटा m/L/T-2 इंटू मीटर का होगा सर L स्क्वायर, बेटा L स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, इट मीन्स A T का स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर T स्क्वायर, ये ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे L3 T पावर A भी जाएगा ऊपर -4, T पावर -4, और ये क्या हो जाएगा बेटा A पावर -2, ये हमारा डायमेंशन हो गया किसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। और इसका न्यूमेरिकली जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, वह होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ओके। तो आप लोग यहाँ तक कॉपी करें, अभी हम थोड़ा सा इंट्रो बता रहे हैं, क्वेश्चन पे भी चलते हैं बेटा, आप लोग यहाँ से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सर जब हमें डायमेंशन निकालना होगा तो हम किस तरह से करेंगे, ओके। तो हम यहाँ से इसे यहीं रहने दें, इसका सेपरेशन कर, इट मीन सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, देन मैथमेटिकल रूल से, तो यहाँ से हम डायमेंशन निकाल लेंगे, फोर्स का न्यूटन, देन आर इज अ मीटर, देन मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर, Q1 Q2 इट मीन्स कूलाम स्क्वायर, देन हम यहाँ से इस तरह से डायमेंशन निकाल लेंगे, ओके। अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म पे हम क्या करते हैं, अब हमें नेक्स्ट टर्म पे करना है सर, अगर हमें निकालना हो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, बेटा ध्यान से देखिएगा, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ओके। एप्सिलॉन नॉट को इस डायरेक्शन में करो तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर F ना बेटा, इट मीन्स इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो गया सर कूलाम स्क्वायर, देन मीटर स्क्वायर न्यूटन, इट मीन्स इसी का उल्टा कर दीजिए, मीटर स्क्वायर न्यूटन, ये क्या हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कूलाम का AT स्क्वायर, AT का स्क्वायर बेटा, देन डिवाइड बाय मीटर का लेंथ का स्क्वायर,
और यहाँ पे न्यूटन क्या होता है, यम यल टी माइनस टू। ओके, और हम लोग यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं ये हमारा ए स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, देन यहाँ पे एल और एल के साथ एल क्यूब ऊपर जाएगा, एल माइनस थ्री, और क्या हो गया भाई, और क्या हो गया, जी हाँ, यम पावर -1 और टी पावर +4, सॉरी हाँ, यहाँ पे बेटा देख लीजिए आप लोग, टी पावर +4 हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि ये -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, देन +2 +4 हो जाएगा, और क्या बचेगा, यल पावर -3, देन यम पावर -1। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, हम इसे लिखेंगे यम पावर -1, देन यल पावर -3, टी पावर 4, और क्या दिया गया है, A2। ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया। ये किसका डायमेंशन हो गया, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये डायमेंशन हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट का, किसका, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया, जी हाँ, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हो गई, और इसकी न्यूमेरिकल मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और क्या था, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया न्यूमेरिकली वैल्यू, इनका यूज होगा इसीलिए हमने इन्हें आपको इट मीन्स एक्सप्रेस किया हुआ है, डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये इसका जो डिफिनीशन है या जो इसके रूल्स हैं, जो इसके फाइंड करने का डेरिवेशन है, मैथमेटिकल जरा सा भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। देन एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इसे नोट करें। देन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लिए होंगे, तो हम इरेज कर रहे हैं, हम इरेज करके आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉलेस्ट चार्जेस। हमेशा हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, क्या, जब हमारे जब कुलाम्स ने स्टडी किया हुआ था, क्या स्टडी किया हुआ था बेटा, दो चार्जेस के बीच के फोर्स को जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली तौर पर स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि जब हम माइक्रो में कूलाम को लेते हैं और उनको डिस्टेंस को 10⁻⁻10 या मीटर में रखते हैं, तब हम वहाँ से उसका इट मीन्स फोर्स को डिफाइन करते हैं। और इसीलिए अब फिर वहाँ पे उन्होंने माइक्रो लेवल पे किया हुआ था, और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आइए, जैसे हम लोग पहले इम्प्रूव किया हुआ है मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, इट मीन्स इसमें यूजेज होने वाले सारे टर्म को, फैक्टर को, अब हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉलेस्ट चार्ज स्फेयर, ये गोले हैं, दो स्फेयर हैं स्मॉलेस्ट, एक की वैल्यू है बेटा क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, हाँ कूलाम, और दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है सर 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, ओके। अब ये कह रहा है इन दोनों का जो सेपरेशन है, इन दोनों का जो सेपरेशन है वो कितना है, जल्दी बताइए, वो है 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। इट मीन्स Q1 की वैल्यू दिया है, Q2 की दिया है, और ये R की वैल्यू दिया गया है, R की वैल्यू दिया गया है कितना, 0.3 मीटर में हो जाएगा, ओके। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अपार्ट इन एयर में उसका फोर्स कितना होगा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एयर में हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इस फॉर्मूले में हम रखते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी हमने इस आपको बताया है, एक्सप्लेन किया हुआ है, 9 इंटू 10⁹, और इंटू Q1 और Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, इंटू Q2 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू कितना दिया गया है भाई, 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, डिवाइड बाई 0.3 का स्क्वायर करेंगे। और हम लोग यहाँ से करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं सर, 3 2 जा 6, देन यहाँ पे 9 इंटू
3 टू जा बेटा 3 टू जा 6 और 10 के पावर 7 7 14 और 9 इट मीन्स 3 टू जा 6 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस 9 और माइनस 14 डिवाइड बाई कितना दिया गया 0.09 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे देन इसको यहाँ से कैंसिल कराएंगे तो आएगा 100 और इसको हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो 6 ये मैथमेटिकल टर्म है आप लोग कर लेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर कितना -2 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा एक बार देख लीजिए आप लोग कैलकुलेशन सही है कि नहीं। -3 होगा, सॉरी 3 होगा, ओके -3 होगा, -3 न्यूटन। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारा फोर्स आ जाएगा। किसके किसके बीच का, ये हमारा फोर्स आ जाएगा दो स्मॉलेस्ट चार्ज के बीच का जो फोर्स है कितना डिस्टेंस पे रखा गया था 0.3 मीटर के बीच में रखा गया था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग जल्दी कॉपी करें और इसे पॉज करके कॉपी करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट कर लिया करो क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे लेवल के हैं। ओके, आइए हम लोग इसे क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन है सेकंड। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। ये कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर चार्ज एक 0.4 माइक्रोकुलाम, मतलब Q1 की वैल्यू दिया गया है 0.4 माइक्रोकुलाम। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग इसे लिखते हैं 0.4 माइक्रोकुलाम मतलब 0.4 माइक्रो को 10 के पावर -6 कुलाम, -6 को अगर हम लोग 7 कर दें माइनस तो 4 इंटू 10 टू द पावर -7 कुलाम। इस तरह से लिख सकते हैं। एक Q1 की वैल्यू आ गई तो ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, इसी तरह यही सेपरेशन मतलब Q1 की वैल्यू अब हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -7 कुलाम। उसी तरह Q2 की वैल्यू हम लोग लिखते हैं, कितना दिया गया है बेटा, ये दिया गया है अपोजिट है, क्या है अपोजिट है। इट मीन्स पॉजिटिव है तो निगेटिव है, उसको साइन को रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। वो टाइप्स ऑफ चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है बट उसके डायरेक्शन या उसको नहीं करता। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना हम लिखेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर -7 कुलाम लिखेंगे। अब उसी तरह से हमें दिया गया है यह बोल रहा है कि 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा। यह कह रहा है कि एक बॉल है ए और एक बॉल है बी। ठीक है, एक बॉल है बी। वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा जब इनका 4 माइक्रोकुलाम 0.4 माइक्रोकुलाम चार्ज हो और इन पे -8 माइक्रो क्या बेटा -8 माइक्रोकुलाम के चार्ज हों और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा हो 0.2 न्यूटन का लग रहा हो, तो सेपरेशन कितना है कि इतना फोर्स लग रहा है। इस सेपरेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग कुलाम्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर वाले फार्मूले में रखते हैं और 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हमें R स्क्वायर निकालना है तो F यहाँ चला आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -7 और डिवाइड बाई 4 से यहाँ चला आएगा, R यहाँ चला जाएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू फोर्स 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग इसे मैथमेटिकली टर्म से सॉल्व करते हैं। 4 8 जा 32 मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 14 में से 9 जाएगा, कितना आएगा जल्दी बताइए। 14 में से 9 जाएगा तो 5 -5 इंटू 3.2 क्योंकि 32 फिर इसके बाद डिवाइड बाई 0.2 इसको डिवीज़न कराओगे 16 आएगा, इट मीन 1600 देन। हाँ ओके, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 9 इंटू 160 इंटू 10 टू द पावर -5 और हम इसे करते हैं सॉल्व। ये हमारा R स्क्वायर ही है, R स्क्वायर इक्वल टू 144 इंटू 10 टू द पावर इसे -4 कर लें
और इसे स्क्वायर को उस तरफ कर देंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 1 2 इंटू 10⁻², जिसे हम लोग लिखते हैं, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं भाई, जिसे हम लोग लिखते हैं कि 0.12 मीटर। ओके, ये मीटर में आ गया। अगर हमें सेंटीमीटर में लिखना होगा तो 112 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। सेंटीमीटर में इतना, मीटर में इतना, तो हमारा आर का जो सेपरेशन था वो आ गया यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग इसे कॉपी करें पॉज करके। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हमारा यह था। अब ये कह रहा है व्हाट, सेकंड ऑप्शन में क्या कर रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। बेटा हमने बताया था कि फर्स्ट के कारण सेकंड पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, फर्स्ट पे सेकंड के कारण जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, और इनका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 0.2 न्यूटन का ही होगा। ओके, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, आप लोग यहाँ तक कॉपी करें और जल्दी कॉपी करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जल्दी करें बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी कर चुके होंगे आई होप। स्क्रीनशॉट लेना कभी ना भूलें। क्या मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना कभी ना भूलें, और तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, यस ऑफ कोर्स आप लोग समझ रहे हो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कह रहा है बेटा चेक दैट द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, के ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, ध्यान से सुनना है क्या दिया है, बहुत अच्छी चीज़ दिया है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। के ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई और एम पी। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशन लेस। ये दोनों डायमेंशन लेस है, क्यों, क्योंकि जब हम फोर्स का रेशियो करते हैं, चाहे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, इनका जो भी डायमेंशन होगा दोनों आपस में रेशियो में है तो कट जाएगा, इट मीन्स वह डायमेंशन लेस हो जाएगा। लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उनको लेकर के करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे। हम लोग क्या देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, हम लोग देखते हैं अगर हम इसमें आर से क्या करा दें, डिवीज़न करा दें, तब क्या बन जाएगा। आइए हम लोग आर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवीज़न करा देते हैं। तो के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से डिवाइड बाई जी यम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या पता चला, दिस इज द कांस्टेंट टर्म एंड ई इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, देन Q1 और Q2, E is the electric charge, then Q1 and Q2. This means same type of charges, same magnitude of charge, plus and minus is the E square. यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ध्यान से सुनना, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तब हम लोग क्या कहते हैं कि इनका जो रेशियो है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इनका जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है वह क्या है, डायमेंशन लेस है। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना है कि हमें इसी वैल्यू को सॉल्व करना है। मतलब आर का जो सेपरेशन दिया है वह क्या करेगा, जब हम आर के सेपरेशन को कैंसिल करते हैं, क्या करते हैं, आर के सेपरेशन को कैंसिल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें यही टर्म मिल जाता है अगेन। तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 9 इंटू किसका कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर डिवाइड बाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, आप लोग जानते हो 6.67। क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11
और क्या दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 एंड मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 ना बेटा, जल्दी बताओ 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और जब हम इसे मैथमेटिकल टर्म में सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2.39, क्या आता है 2.39 इंटू 10⁻39 kg। kg में शायद kg में आना चाहिए या किस में आना चाहिए, जी नहीं, kg में नहीं आएगा क्योंकि हम ग्रेविटी कांस्टेंट टर्म को लेते हैं, यूनिट नहीं रहेगा। तो हमारा यह आंसर हो जाएगा। आंसर ये क्या हो जाएगा मेरा, एक कांस्टेंट टर्म का है, किसका, कांस्टेंट टर्म का है, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड है, सॉरी 3 है, ठीक है। यहाँ से हमने रेशियो को डायमेंशनलेस किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग पॉज करके कॉपी करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग आई होप कि कॉपी कर चुके होंगे और सारे टर्म को समझिए। हमने ई स्क्वायर क्यों, इट मीन्स आर से स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें डायमेंशनलेस क्या करना था, प्रूफ भी तो करना था। तो हम आर स्क्वायर, तो ये हमारा जो टर्म हो जाएगा, ये पूरा टर्म है क्या हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। देन दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो जो होता है डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि दोनों फोर्स हैं आपस में कैंसिल हो जाएगा। और हम कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए वैल्यूज को पुट करते हैं और हम देखते हैं कि वह सेटिस्फैक्शन होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 है, जी हाँ 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा 4 में क्या दिया गया है बेटा, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये कह रहा है कि आप स्टेटमेंट दीजिए, बताइए, क्या बताइए, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। जब बॉडी क्वांटाइज्ड हो इलेक्ट्रिक चार्ज से, आंसर सुनिए, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है, किसी बॉडी में क्वांटाइज्ड मतलब 1 2 3 इंटीजर के फॉर्म में होता है। दिस मीन्स, इसका यह मतलब हुआ दैट ओनली वन इंटीग्रल 1 to n मतलब नंबर्स ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। मतलब कि अगर हम ऐसे अपने हैंड को आपस में रब करें तो इसके चार्जेस जो होगा 1.5 इसमें नहीं जाएगा, 1 या 2 या 3 या 4 या 6 या 8 जाएगा, लेकिन 1/2 और 1/3 इट मीन्स फ्रैक्शन और डेसिमल में ट्रांसफर नहीं होता। क्या नहीं होता, यही से तो उन्होंने बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है वह हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यूज में ही ट्रांसफर होता है, वन बॉडी टू अदर बॉडी, ओके, वन बॉडी टू अदर बॉडी। चेंजेस आर नॉट ट्रांसफर इन द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में इट मीन्स डेसिमल में वो ट्रांसफर नहीं होते। हेंस अ बॉडी passes total charges only in integral multiple of electric charge। जो भी चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं वह क्या होते हैं, टोटल इंटीग्रल होते हैं। क्या होते हैं भाई, टोटल इंटीग्रल होते हैं। आइए नेक्स्ट टर्म में सेकंड क्या कह रहा है, बी वाला टर्म कह रहा है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों हम वो एक इग्नोर ऑफ किसी एक को इग्नोर कर दे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, दैट इज अ लार्ज स्केल चार्जेस। ये कह रहा है कि इन अ माइक्रोस्कोपिक और अ लार्ज स्केल चार्जेस द चार्जेस यूज्ड आर as compared to the magnitude of electric charge, hence the quantization of electric charges is of no use on microscopic scale। ये कह रहा है कि जब हम किसी चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या करते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम उसे रीड करते हैं या क्वांटाइज्ड करना चाहते हैं,
तो यूज सिर्फ क्या होता है, स्केल पे होता है, बट हमें उसे फैक्टरी नहीं कर सकते। देयरफॉर इट इज इग्नोर्ड, तभी हम वहां इग्नोर करते हैं। एंड इट इज कंसीडर्ड दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंटिन्यूअसली, हम सिर्फ उसे कंसीडर कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। जैसे चींटियां जाती हैं, बहुत सारी चींटियां साथ में चलती हैं, ध्यान से सुनना, ये आपका पेज नंबर 17 पे दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। वो क्या कहता है, वो कहता है जब चार्ज का फ्लुवेशन होता है तो ये कंटिन्यूअसली फॉर्म में होता है। ये नहीं कि एक गया तो अभी तुम रुके रहो जब तक वो पहुंच ना जाए, नहीं, एक जा रहा उसी के पीछे, जैसे चींटियां होती नहीं है कि एक के पीछे एक ही लगे रहते हैं, उसी तरह से चार्जेस का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूअसली होता है। और इसीलिए देयरफॉर इज इग्नोर्ड एंड द कंसीडर दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंटिन्यूअस, हम उसे इग्नोर करते रहें लगातार, लेकिन हो नहीं सकता। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आप लोग इसे अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्या कह रहा है बेटा, 5th नंबर कह रहा है व्हेन अ ग्लास रॉड, जब हम ग्लास रॉड को इज रब्ड करते हैं विथ सिल्क क्लॉथ के साथ, चार्ज अपीयर ऑन बॉडी, उसके ऊपर चार्ज अपीयर होने लगता है, महसूस होने लगता है, इस सिमिलर फिनोमेना, और यही घटना जो होता है एब्जॉर्ब विथ मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, और मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडी, और सभी बॉडीज के जो पेयरिंग होती है उसमें भी होता है। एक्सप्लेन हाउ दिस एब्जॉर्वेशन, आप एक्सप्लेन करिए कि इसका जो एब्जॉर्वेशन होता है कंसिस्टेंट विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे रहता है। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सुपर पोजिशन को फॉलो करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। रबिंग प्रोड्यूस, क्या बेटा, रबिंग प्रोड्यूस चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर ऑन टू बॉडी, जब दोनों बॉडी, एक प्लास्टिक एक ग्लास हो, जब दोनों क्या अपोजिट नेचर के हों, बिकॉज द चार्ज आर क्रिएट इन पेयर, तभी उन दोनों में चार्जेस का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, आदान प्रदान होता है, और तभी वो बॉडी क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। दिस फिनोमेना इज चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और उसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। कब कहते हैं, जब हम एक बॉडी ग्लास का हो और एक बॉडी प्लास्टिक का हो, उन्हें हम रब करें सिल्क या किसी भी क्लॉथ के साथ, तो मटेरियल चेंज होना चाहिए, और तभी उनमें चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और उसी ट्रांसफॉर्मेशन को जब हम फ्रिक्शन के सेंस में देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, चार्जिंग इज, उसे हम क्या कहते हैं, उसी फिनोमेना, उसी घटना को हम कहते हैं चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम, और वो जो बॉडीज में जो चार्जेस होते हैं वो नेट चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे के अमाउंट के बराबर होते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं आपके बुक में दिया गया है। पेज नंबर आपका कितने पे है बेटा, पेज नंबर है आपका 6 पे, और इसमें दिया गया है पेज नंबर 6 पे, जब हम दो बॉडीज को, इट मीन्स एक क्वेश्चन दिया गया है न्यूमेरिकल, और ये शायद पेज नंबर 14 पे है, 14 पे देखिए उसमें क्या दिया गया है, बहुत अच्छे से दिया गया है। उन्होंने बताया है, क्या बताया बेटा, उन्होंने यह बताया है कि जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो क्या करते हैं, अगर अपोजिट टाइप का, जैसे एग्जाम्पल नंबर आपका 4 दिया गया है, क्या दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया है। वह कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी में 2 चार्जेस हों या 4 चार्जेस हों, दूसरे बॉडी में जो हम इसके पास लेके आ रहे हैं पकड़ के, ठीक है, और इसमें 2 ही चार्जेस हों। अब क्या हुआ, जब हम इनको एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और यही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनके पास हम कोई बॉडी लेके चले आए तो क्या करेंगे, 2 चार्जेस अपना इसमें दे देंगे। मतलब ये हमेशा इक्वली ही रहना चाहते हैं, पेयर में जब भी कोई मटेरियल रहेगा तो हमेशा पेयर में रहना चाहते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड से रहते हैं। 2 प्लस हो गया इसमें, और इनके पास लेके आए तो 1 माइनस 1 प्लस इनको दे दिए। अब इन्हें जब हम दूर, इनके कांटेक्ट से दूर लेके जाते हैं तो ये चार्ज इसमें नहीं जाते, ये चार्ज अपना लेके चला जाता है, और फिर ये बॉडी क्या हो गया, ये भी बॉडी चार्ज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं इंडक्शन ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग इंडक्शन, चार्जिंग इंडक्शन, इंडक्शन। ओके।
इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इंडक्शन ऑफ चार्जिंग। देन आगे क्या कह रहा है, द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑफ टू रब्ड बॉडी इज 0। अब क्या हुआ, अगर हम दूसरा फिल लेके आए और ऐसे ही बार बार लाते रहे, अब देखो 2 बचा है। अब इस बॉडी पे क्या हुआ, इस बॉडी पे क्या हुआ, इस बॉडी पे मेरे भाई, इस बॉडी पे ध्यान से सुनना, इस बॉडी पे क्या हुआ, इस बॉडी पे क्या हुआ, एक प्लस चार्ज था, 2 प्लस बचे थे, फिर हम एक बॉडी लेके आते हैं, फिर यह इसको 1 दे देता है और फिर इसमें क्या बचता है, 1 ही बचता है और यह बॉडी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है। और हम देखते हैं इसमें प्लस और इसमें मतलब जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस या टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं इक्वली मैग्नीट्यूड के होते हैं। और जैसे ही इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराओगे तो ए प्लस और माइनस आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट होकर के उसे 0 बना देते हैं। इट मीन्स 0 क्यों बना देते हैं, ध्यान से सुनना, 0 इसलिए वह बना देते हैं जब हम स्पीच बॉल को पॉजिटिव चार्ज कर, इट मीन्स चार्जेबल बना देते हैं, क्या कर देते हैं, चार्जेबल बना देते हैं। और ये जब हम चार्जेबल बनाते हैं इस बॉडी को तो ये क्या करता है, इसमें प्लस वाले चार्जेस यहाँ, क्योंकि माइनस वाले चार्जेस यहाँ आ जाते हैं, माइनस वाले चार्जेस यहाँ, प्लस वाले यहाँ, और हम इसे अर्थिंग कर देते हैं तो हम देखते हैं ये हमेशा पूरी तरह से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये हम धीरे धीरे डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए, और इनकी चार्जिंग 0 हो जाती है। अभी कह रहा है दिस इज बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज इनहिलेट इच अदर, एक दूसरे के संपर्क में, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, अपोजिट नेचर चार्जेस अपीयर बोथ बॉडीज पे आ जाते हैं, एक पे बॉडी पे प्लस और एक बॉडी पे माइनस, मतलब सिल्क पे माइनस आ गया तो ग्लास पे प्लस आ गया, या तो ग्लास पे प्लस माइनस आ गया तो सिल्क पे माइनस आ गया, मतलब अपोजिट हो गए हैं। और दिस फिनोमिना, इसी फिनोमिना के कंसिस्टेंस विथ द लॉज ऑफ कंजर्वेशन, इसी फिनोमिना को हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। सिमिलरली द फिनोमिना इज एब्जॉर्ब विथ मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडी, और ये सारे अलग अलग बॉडी के पेयरिंग पे होते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.6, ये क्या कह रहा है, 4 पॉइंट चार्जेस हैं, क्या है, Q1 A B C एंड D, मतलब स्क्वायर, आप एक स्क्वायर बनाइए। ये कह रहा है कितने इतने मैग्नीट्यूड आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाइए, एक स्क्वायर बनाइए, इसे लिखिएगा A B C और D। ये कह रहा है A पे 2 माइक्रोकुलम और B पे -5 माइक्रोकुलम, C पे 2 माइक्रोकुलम, वो भी माइनस में प्लस में, दोनों प्लस में, C 2 माइक्रोकुलम एंड D पे -5 माइक्रोकुलम के चार्जेस को रख दे। अब ये कह रहा है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सबका, स्क्वायर तो सेम ही होता है, लेंथ कितने का है, 10 का है, 10 सेंटीमीटर का है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.1 मीटर। ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्जेस 1 कूलम प्लेस एट द सेंटर, जब हम सेंटर पे, जब हम क्या करते हैं सेंटर पे, इसे हटा दे भाई, ओके, जब हम सेंटर पे 1 कूलम चार्ज के, 1 माइक्रो कूलम के चार्ज को रखते हैं, तो ये कह रहा है उस सेंटर पर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो उस पे आप उस पॉइंट चार्ज पे क्या बताइएगा, फोर्स बताइएगा। तो बेटा आप बताइए इस माइनस के कारण इस माइनस पे जो फोर्स होगा एक दूसरे को रिपल करके खत्म हो जाएगा, कैंसिल, ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ, ये भी सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम ही टाइप के चार्जेस हैं, ए भी इस डायरेक्शन में, ए भी इस डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल हो करके, मतलब इस पे जो इस 1 पे जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ओके तो ये तो एक लाइन का क्वेश्चन था जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते थे। एक क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 6 नंबर है। तो आइए अब हम लोग 7 की तरफ चलते हैं। नेट फोर्स जो चार्जेस का हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोग यहाँ तक कॉपी करें और क्वेश्चन को जो हमारा एक तरीका है कि हमें बस सीखना है, लिखना नहीं है, इससे पहले आप लोग बांध करके रखो, बांध करके रखो। क्या रखो? बांध करके रखो। आओ देखो 7 नंबर क्या कह रहा है, 7 का ए, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। एक कंटिन्यूअस कर्व बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक्स। वाई नॉट? क्योंकि, क्यों नहीं? ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व, हमेशा कर्व बनाते रहते हैं लगातार। दैट इज अब फील्ड लाइन कैन नॉट है, जो फील्ड लाइन कैन नॉट है वो टूट नहीं सकता। मतलब ये देखो, ये ऐसे जा रहा है और दूसरा ये ऐसे जा रहा है, तो ये एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती रहती है, काटते नहीं है। वाई नॉट? क्यों नहीं? क्यों नहीं काटते? क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, उन्हें दूसरे से मतलब नहीं है। जैसे हम इंसान होते हैं ना, कि हमारे साथ का कोई मेरा दोस्त कहीं पहुंच जाए तो हम लोग क्या करते हैं, लड़ाइयाँ कर लेने लगते हैं ना, कि फला आदमी बाइक ले लिया यार, हमने नहीं लिया, तो घर में ये सब चीज़ें चलने लगती हैं। तो हम लोग इंसानी हैं। इंसान का एक ख्यालाती जो हम लोग का इमेजिनेशन होता है गलत होता है। हम लोग का जो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होता है वो गलत होता है, चार्जेस के बीच में नहीं होता। क्योंकि ये इंसान थोड़ी ना है, ज़्यादा बुद्धिमान लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। तो हम चाहते हैं ज़्यादा बुद्धिमान ना बने, लेकिन ज़्यादा ज्ञानी जरूर बने। ओके, तो ये सब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बातें हो गई। अब ये क्या कह रहा है, बी वाला पार्ट। अच्छा, हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर दे रहे हैं। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूसली कर्व बिकॉज, वो कह रहा एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूसली कर्व, हमें लगातार कर्व बनाते रहते हैं। बिकॉज द चार्ज एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूअस फोर्स, हमेशा वो कंटिन्यूअस फोर्स को क्या करने रहता है, इट मीन फील करता रहता है। व्हेन, जब ट्रेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को देखता है, ट्रैक करता है, इंटरसेक्ट करता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, ये ब्रेक नहीं करते। बिकॉज द चार्ज मूविंग कंटिन्यूअसली एंड डज नॉट जंपिंग, वो जंप नहीं करता, वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ओके, देन बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एनी पॉइंट। क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कह रहा है वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्यों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस, कभी नहीं काटती एक दूसरे को। तो अभी तो हमने बताया, इफ टू फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को काटती नहीं है एट अ पॉइंट। ये कह रहा है इफ टू फील्ड लाइन, जब यदि दो फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस जब करती हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी विल शो टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में शो करने लगता है। एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट पर, दिस इज नॉट पॉसिबल, वह पॉसिबल नहीं होता। हेंस टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को नहीं काटते। ओके, अब हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। ये क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्ज क्यू ए इतना दिया गया है, क्यू बी इतना, 3 माइक्रोकुलम और -3 माइक्रोकुलम एज अलोकेटेड 20 सेंटीमीटर पे वैक्यूम में। तो आपको बताना है, फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए बी लाइन ज्वाइनिंग टू द टू चार्जेस, दो चार्जेस को जब वो ज्वाइन करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग पहले बनाते हैं। क्यू ए लिखते हैं बेटा, क्यू ए कितना दिया गया है, क्यू ए दिया गया है सर 3 माइक्रो, डायरेक्टली क्यू ए 3 माइक्रो कूलाम, और क्यू बी कितना दिया गया है, -3 माइक्रो कूलाम। इनके बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है, इसमें सेंटीमीटर में दिया है, पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.2, चलो अभी हम नहीं लिखते।
तो अब आपको क्या करना है, एक कह रहा है मिड पॉइंट ओ पर, इसके मिड पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना हो जाएगा, तो हम इसकी वजह से इस पर निकालेंगे। अब ये कह रहा है कि उस पर अगर हम अरे बहुत ईजी है यार, ये तो फार्मूला लगा दो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है Q अपान आर स्क्वायर, Q अपान आर स्क्वायर। आर हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब r/2 का स्क्वायर। तो कर लो यहाँ पे K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 3 डिवाइड बाई आर स्क्वायर मतलब 10 मतलब 0.10 सेंटीमीटर में हो जाएगा, स्क्वायर कर लो, क्योंकि 20 का स्क्वायर 20 हमारा आर पूरा दिया गया है, 20 का स्क्वायर 10 को करोगे आप इतना आ जाएगा। तो अब हम लोग इसे 3 9 जा 27, इट मीन्स इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा जल्दी बताओ, 2.7 इंटू 10⁻, जल्दी। अरे भाई आपका हो जाना चाहिए, आप लोग बहुत स्लो हैं, स्लोली काम करते रहते हो, बताओ ऐसे कैसे चलेगा। 6 और एक किसमें था, कूलाम पर मीटर, हाँ शायद कूलाम पर मीटर ही होना चाहिए, जी हाँ कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा आ गया ए का आंसर। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम प्लेस्ड एट अ पॉइंट एट दिस पॉइंट, यहीं पे अगर हम एक चार्ज रख दें 1.5 का, तो इसके कारण किस पे कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्जेस के कारण इन दोनों पर, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है, तो जितना एफ ए, हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ए कह देते हैं और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बी कह देते हैं। बी भी किसके इलेक्ट्रिक फील्ड ए के बराबर होगा, क्योंकि बस उसके क्या चेंज है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज है, ठीक है। और हम यहाँ पे हम कहते हैं कि जब हमें टोटल निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पहले तो हम 1.5 पे जो भी हमें इफेक्ट फील्ड हो रहा है वो कितना हो रहा है हम लोग उसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारा हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वल टू EA प्लस EB, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, इसे ऐड करते हैं तो इसे इट मीन्स 2 टाइम से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा ए का आंसर आ गया है। अब हम लोग बी की तरफ चलते हैं, आप लोग इसे बहुत जल्दी से कॉपी करें, ठीक है। 5.4, जी हाँ 5.4 ही आएगा। अब नेक्स्ट टर्म बी पे हम लोग चलते हैं। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि अब आप बताइए इस पर फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, इस पर फोर्स कितना एग्जर्ट होगा निगेटिव चार्ज की वजह से। चार्ज हमें दिया गया है तो F इक्वल टू QE होता है और हम लोग इसमें रखते हैं F इक्वल टू QE होता है। यह हमारा Q कितना दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻, कितना दिया है बेटा -9 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है 5.4 इंटू 10⁻⁻6, और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कराइए जल्दी से। मल्टीप्लिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तभी कुछ हो सकता है। ये कितना आ जाएगा 8.1 इंटू 10⁻⁻3, 8.1 इंटू 10⁻⁻3 क्या न्यूटन, क्योंकि फोर्स ही तो है, फोर्स ही तो चाहिए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया बी का। जल्दी करें आप लोग, कॉपी करें। और ये क्या होगा, सेम डायरेक्शन इन द फील्ड, फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। किसके डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन इन द फील्ड, सेम डायरेक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक। आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें, जल्दी करें, थोड़ा हम शॉर्टकट में करते जा रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जो 9 नंबर क्वेश्चन है, और 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, आप लोग जल्दी करें। तो हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप लोग पॉज करके कॉपी कर लिए होंगे। चलिए बेटा आइए क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ सिस्टम हैव 2 चार्जेस QA इक्वल टू 2.5, क्या दिया गया है QA इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और हमें QB दिया गया है। QB हमें कितना दिया गया है बेटा, QB हमें दिया गया है
-2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम दिया गया है। लोकेटेड एट अ पॉइंट, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट में दिया गया है, कोऑर्डिनेट में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट में 0,0,15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। और हमें बी क्या दिया है, बी दिया है, बी हमें दिया है 0,0, +15 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस तरह से, ये हम जेड एक्सिस मान ले, हमारा 0 हो गया, तो ए वाला हमारा निगेटिव है, मतलब ए पॉइंट यहाँ पे है, ए चार्ज यहाँ पे है, 0,0, -15, इट मीन्स -15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बी वाला हमारा है, बी पार्ट है 0,0, +15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो चार्जेस, ए का जो चार्ज है कितना है बेटा, यहाँ पे दिया गया है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे प्लस में होगा, यहाँ पे माइनस में है, बी वाला 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज है। अब ये कह रहा है कि आप ये बताइए, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, जल्दी बताएं। इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो हो गया है, वो हो गया है सर, वो हो गया है, जल्दी देखिए आप लोग, वो हो गया है 30। कितना हो गया है, क्योंकि -15 नीचे और +15 ऊपर, तो पूरा डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। और इससे हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3 मीटर में हो जाएगा सेपरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला होता है डाइपोल P इक्वल टू, क्या होता है, डाइपोल P इक्वल टू क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्या, Q इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन। तो चार्जेस हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू सेपरेशन 0.3, और इसमें शायद सेंटीमीटर या मीटर में ही रहेगा, तो आप लोग देख लीजिए मीटर में ही होगा आई होप, क्योंकि हम सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे। और इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है सर 7.5 इंटू 10⁻⁻, कितना, 6 -8 हो जाएगा शायद, क्योंकि इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो 3 5 या 15 के 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, ठीक है, -7। और इतना आ जाएगा डाइपोल मोमेंट मेरा हो जाएगा। अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि आंसर द टोटल चार्ज इज 0, डाइपोल मोमेंट इफ द 10 के पावर, ठीक है, पॉसिबल 8 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ना, एक पॉइंट इसमें भी है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 10 के पावर -8 कूलम पर मीटर दे दिया गया है, कूलम पर मीटर। बहुत अच्छे से देखिएगा, ओके, -8 कूलम पर मीटर, ओके। ये हमारा क्या दे दिया है, ये हम आंसर दे दिए हैं, एज अ जेड एक्सिस पे ही रहेगा यह डाइपोल, ओके। तो आप लोग यहाँ से कॉपी करें, और हमें लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। टोटल चार्ज कितने हैं, चार्जेस 0 हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, 9 और 10 की तरफ। देखिए 9 और 10 क्या दे रहा है, तो हम लोग इसे इरेज करते हैं और 9 और 10 की तरफ चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ओ सॉरी 9 ही था क्या, 9 ही था, 10 नंबर पे हम लोग आ गए। 10 क्या कह रहा है बेटा, देखिएगा 10 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻, डाइपोल मोमेंट मतलब P दे दिया है, कितना दे दिया गया है, 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम दे दिया गया है। इफ एलिप्स्ड एट अ 30 डिग्री पे, कितने पे बेटा, 30 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया है, विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ, कितना दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, कितना दिया गया है, 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम दिया है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE cos थीटा होता है। और हम लोग यहाँ पे P की वैल्यू रखते हैं 4 इंटू 10⁻⁻9 और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया गया है 5 इंटू 10⁻⁴,
और हमें क्या दिया गया है यहाँ पे -9, देन cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू रूट sin 30 लिया जाता है शायद, या cos 30 लिया जाता है, इसमें cos 30 लिया जाता है कि sin 30 लिया जाएगा, PE sin थीटा होता है, सॉरी PE sin थीटा होता है, ठीक है, PE sin थीटा होता है, देन sin थीटा sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 20 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1/2 को हम कैंसिल कराते हैं, यहाँ जाता है 10 के पावर 2 1 10 और 10 के पावर -4 क्या आ जाएगा -4 टॉर्क हमारा आ जाएगा, कितना 10 के पावर -4 न्यूटन मीटर, क्या न्यूटन मीटर। ये हमारा यहाँ से 10 नंबर तक के क्वेश्चंस आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं एनसीईआरटी के, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ से मिलेंगे, 11 क्वेश्चन से मिलेंगे। तो आप लोग प्रॉपरली कंटिन्यूअस इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, और हमेशा जो भी हमारा क्या है, जो भी हमारा एम हो उसे आप बहुत अच्छे से करें, और कभी भी टालिए मत, आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिए, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दीजिए, एनसीईआरटी का लैंग्वेज समझिए, बहुत अच्छी बुक है, और पेजेस को बहुत अच्छे से रीड करें, क्योंकि वहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 14 पे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, इनके बीच का जो हमें कंक्लूजन या रिजल्ट मिलता है, ये बहुत नेसेसरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ना, लेकिन हम फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को स्टडी करते हैं। पेज नंबर 14 पैराग्राफ नंबर 2 पे दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, वो कह रहा है बट नॉट नेसेसरी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इन सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे इसके आगे के न्यूमेरिकल्स। ओके, बाय, टेक केयर।